क्या होगा अगर हम किसी जिंदा इंसान के दिमाग को बीच से दो भागों में काट दे तो? एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ने रियल जिंदा इंसानों के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही किया। और जो सीक्रेट्स इंसानी दिमाग के उनके हाथ लगे, उन्होंने अगले 60 सालों तक सभी को उलझा कर रख दिया। 1960s की ये बात है। इन पेशेंट्स को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक खास किस्म के सर्जरी की वजह से इनके ब्रेन्स को 2 हिस्सों में काट दिया गया था। क्या इनके बिहेवियर में आपको कोई विजिबल डिफरेंस दिखाई दे रहा है? Oh yeah, I don't know how. You don't notice it now. You just kind of adapt to it. It's just got a backup brain, that's all. वेल, नोबेल प्राइज विनर रॉजर स्पेरी और उनके एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट माइकल गैज़नेगा इन्हीं स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स के साथ एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, पता लगाने के लिए कि सर्जरी ने इन पेशेंट्स की थिंकिंग और बिहेवियर को किस तरह से चेंज किया और ये बदलाव इंसानी कॉन्शियसनेस के क्या राज खोल सकता है। वेल, पहली नजर में सर्जरी के तुरंत बाद तो ये लोग एकदम नॉर्मली चल फिर पा रहे थे और अपने डेली के कामों को भी बड़ी आसानी से कर पा रहे थे, पर फिर थोड़ा सा ही गौर करने पर कुछ अजीब लक्षण नजर आने लगे। जब भी इनको कुछ ऐसा काम करना होता, जब उन्हें कोई एक डिसीजन लेना होता, तो इनके साथ कुछ ऐसा होने लगता मानो एक हाथ कुछ करना चाह रहा हो तो दूसरा हाथ कंट्रोल से बाहर निकलकर उसे रोकने लगता है और अपनी चलाने लगता है। कभी तो उनका लेफ्ट हाथ उन्हीं के राइट हाथ में रखी चीज को उठाकर फेंक देता था। इवन जब उन्हें कोई तस्वीर दिखाई जाती तो या तो वो कहते कि मैंने कुछ नहीं देखा, या फिर जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो जहां पर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने स्क्रीन पर एक हैमर यानी कि हथौड़ा देखा, लेकिन जब वहीं एक पेपर पर उसे बनाने को कहा गया तो उन्होंने एक सॉ यानी कि आरी ड्रॉ कर लिया। What did you see? Hammer. Look, just close your eyes and draw with your left hand. Just let it go. That's nice. What's that? Saw. सो माजरा क्या है बॉस? क्या ये दिमाग को 2 भागों में काटने के साथ इन पेशेंट्स का कॉन्शियसनेस भी 2 भागों में बट गया क्या? Show me with your left hand what you see. One. Now he's 20, but in many ways he's still like a 12-year-old. और अगर ऐसा हुआ तो क्या एक इंसान के शरीर में 2 इंसान रह रहे हैं? क्या इनके लिए मैं का मतलब हम है क्या? और इनका ये विचित्र बर्ताव हमें कॉन्शियसनेस के ट्रू नेचर के बारे में क्या बताता है? वेल, इस स्प्लिट ब्रेन रिसर्च ने न्यूरोसाइंस और फिलोसोफर्स दोनों को ही एक नया नजरिया दे दिया हमारे दिमाग को देखने का। आज दुनिया में ऐसे कई जीव हैं जिन्हें हम इंटेलिजेंट बुलाते हैं, जैसे डॉल्फिन्स, चिंपैंजीज, डॉग्स, कौवे, जैसे इस वाले को ही देख लो। कैसे इसने इंसानों की तरह रिसोर्सफुल बनकर एक के बाद एक 8 बड़े बड़े पजल्स को सॉल्व कर लिया। अपने रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए। और फिर कुछ इंटेलिजेंट जानवर है जैसे एलिफेंट्स, जिनका दिमाग तो साइज में हम इंसानों से भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, मगर फिर भी इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस के मामले में ये हम इंसानों के आसपास भी नहीं है। ऐसा आखिर क्यों? वेल, क्योंकि हमारे दिमाग को ना प्रकृति ने एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और इसीलिए तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिमाग का लिटरली 2 भाग होने के बावजूद भी उन पेशेंट्स का IQ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, जो कि दूसरे जानवरों के केस में होना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए पॉपकॉर्न्स ले आओ, क्योंकि आज हम ये जो स्पेशल चीज हम सभी के कंधों के ऊपर है को एकदम डिटेल में समझेंगे, एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। एंड आई गारंटी यू, आपको आज बहुत सी ऐसी चीजें मालूम पड़ने वाली है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो 1962 में जो नाम के एक पेशेंट पर सबसे पहली कॉर्पस कैलोसोटोमी की गई थी, यानी कि उनके ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम को बीच से पूरी तरीके से काट दिया गया था। अब ये कॉर्पस कैलोसम क्या है? वेल, हमारे ब्रेन के जो 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, यानी कि 2 भाग, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, इनके बीच कनेक्शंस बनाने वाले कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें कमिशर्स कहा जाता है। कमिशर्स को ब्रेन के हाईवेज की तरह समझो, जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच में। अब इन्हीं कमिशर्स में से जो सबसे बड़ा हाईवे होता है वो है कॉर्पस कैलोसम, जो ब्रेन के एग्जैक्टली डेड सेंटर में होता है। एक बड़ा सा 200 मिलियन न्यूरॉन्स का एक गुच्छा, जो अकेले सभी न्यूरल हाईवेज का 80% हिस्सा है। हमारे दिमाग में कुल मिलाकर 9 कमिशर्स है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हमारे पेशेंट जो एक रिटायर्ड वर्ल्ड वॉर 2 के जवान थे, इनको वर्ल्ड वॉर 2 में नेदरलैंड्स पर हो रहे बॉम्बिंग्स के समय में हेड इंजरी हुई थी, जिस वजह से वो पूरी तरीके से कभी रिकवर नहीं हो पाए।
इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली उनकी हालत बद से बदतर होने लगी, उन्हें मिर्गी के दौरे आने लगे। और उस दौर में जो का केस कोई इकलौता केस बिल्कुल नहीं था, बल्कि वॉर्स के चलते कई सोल्जर्स की हेड इंजरीज सिवियर एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरों में तब्दील हो रही थी। यह प्रॉब्लम एक साइलेंट एपिडेमिक की तरफ फैल रहा था और डॉक्टर्स इसे मेडिकेशन से कई सालों तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हमारे पेशेंट जो को भी पिछले 10 सालों से सिवियर मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, वो भी हर हफ्ते 2-3 बार। अब उसी दौरान लेट 1950s में रॉजर वॉलकॉट स्पेरी, एक अमेरिकन न्यूरोबायोलॉजिस्ट, पिछले 7 से 8 सालों से कैट्स और मंकीज के ब्रेन्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यह समझने के लिए कि इन जानवरों के दिमाग के इंडिविजुअल भाग कैसे काम करते हैं। अपने रिसर्चेस में उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जानवरों के कॉर्पस कैलोसम को सर्जिकली निकालने के बाद भी किसी भी जानवर के जनरल फंक्शनिंग यानी कि उनके चलने फिरने और खाने पीने जैसे मोटर स्किल्स पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट ऑन सरफेस लेवल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई हो। और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, इसे रिगरसली स्टडी करने के बाद, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये कॉर्पस कैलोसोटोमी शायद इंसानों के लिए भी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। क्या वो वाकई में सही थे? वेल, इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगा, बट पहले तो इतना खतरनाक और रिस्की प्रोसीजर को इंसानों में करने की क्या मजबूरी आने पड़ी होती होगी? वेल, क्योंकि दिमाग को लिटरली बीच से काटा जा रहा है तो कोई तो मजबूरी होगी जिसके लिए करना पड़ रहा है। वेल, बिकॉज एपिलेप्सी का जब दौरा पड़ता है ना, तब कई डॉक्टर्स और न्यूरोसर्जन्स ने यह ऑब्जर्व किया था कि कॉर्पस कैलोसम ही वो नेटवर्क था जिसके थ्रू ये एपिलेप्टिक सीजर्स पूरे ब्रेन में स्प्रेड होते थे और उन्हें कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो जाता था। सो स्पेरी ने यह आइडिया प्रपोज किया कि क्योंकि ये कॉर्पस कैलोसम के थ्रू ही स्प्रेड हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे ही बीच से काट दे, जिससे कि मिर्गी का दौरा अगर दिमाग के किसी एक भाग में स्टार्ट भी होता है तो वो पूरे दिमाग भर में स्प्रेड नहीं होगा, एंड देन उसे दवाइयों के सहारे फर्दर कंट्रोल किया जा सकता है। और क्योंकि स्पेरी उस जमाने के एक बहुत ही जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कई एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था, तो डेटा के आधार पर साइंटिफिक कम्युनिटी भी कन्विंस हो गई थी कि यस, ये ट्रीटमेंट वाकई में एक जेन्युइन ट्रीटमेंट हो सकता है, जो कि इन पेशेंट्स को सालों के सफरिंग्स और दर्द से फाइनली मुक्ति दिलाएगा। और इसीलिए 1962 में पहली बार एक इंसान जो का कॉर्पस कैलोसम कट कर दिया गया, जिससे उनका दिमाग लेफ्ट और राइट 2 भागों में बट गया। अब दोनों भाग इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे, काइंड ऑफ जैसे एक जहाज के अब 2 कैप्टन्स हो गए थे। सो क्या अब ये 2 कैप्टन्स स्टीयरिंग व्हील के लिए आपस में झगड़ेंगे? वेल, एक सिंपल सा ना विजुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप कुछ सेकंड्स के लिए इस स्क्रीन पर जरा नजर डालना और यहां पर आपको एक्स दिख रहा होगा, उस पर फोकस करना। अब मुझे बताना आपको एग्जैक्टली क्या दिख रहा है। वेल, अगर आप एक हेल्दी इंसान हो तो आप बोलोगे कि मुझे रेड और ब्लू दोनों कलर्स दिखाई दे रहे हैं। बट अगर जो को यही सेम चीज पूछा जाए ना, तो वो कहेगा सिर्फ ब्लू, दैट्स इट, सिर्फ ब्लू। बट आखिर क्यों? वेल, कुछ और क्लिप्स देखना और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। जो भी दृश्य राइट फील्ड ऑफ व्यू में है, वो कॉर्पस कैलोसोटोमी वाले पेशेंट्स इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बट जैसे ही उन्हें लेफ्ट साइड में क्या देखा वो पूछा जाता है, तो वो चुप हो जाते हैं या कहते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। So we can see here that when we flash a word or a picture, Joe is easily able to name it. See it? Close your eyes and let your left hand do a little work here. Okay, what do you got there? Pan? Now, this was interesting. क्या इसका मतलब उन्हें लेफ्ट आईज से दिखना बंद हो जाता है? क्या ये सर्जरी का कोई छुपा हुआ साइड इफेक्ट था? वेल, चलो थोड़ा और डीप घुसते हैं। सो अब तक साइंटिस्टों को ना ये बात तो पता थी कि हमारा दिमाग कॉन्ट्रालैटरली काम करता है। ध्यान देना, कॉन्ट्रालैटरल मतलब ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर लेट्स से आप अपने राइट हैंड से फोन उठा रहे हो तो उसका सिग्नल आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर देता है। बट यहां पर जो डिस्कवरी शॉकिंग थी वो ये थी कि हमारे आईज का केस तो टोटली डिफरेंट है बॉस। बताता हूं कैसे। अपनी लेफ्ट आंख को जरा बंद करना। किया? अब कुछ सेकंड्स के लिए अपनी राइट आंख से रैंडमली किसी भी एक जगह पर फोकस करना। ठीक है, किया? अब आपके राइट आई को जो भी पूरा इमेज दिख रहा है ना, उस इमेज के 2 हिस्से हैं। इमेज का लेफ्ट साइड वाला पर्सपेक्टिव
और इमेज का राइट साइड वाला पर्सपेक्टिव। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि राइट आंख का लेफ्ट साइड पर्सपेक्टिव प्रोसेसिंग के लिए आपके राइट ब्रेन को जाता है और राइट साइड वाला पर्सपेक्टिव आपके लेफ्ट ब्रेन को जाता है। सो एक आंख के दो पर्सपेक्टिव्स यानी कि व्यूज बनकर दोनों ब्रेन के भागों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फिर ब्रेन एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है। ऐसे ही सेम हमारी लेफ्ट आई के साथ भी होता है। अच्छा, नोट करना, ऐसा नहीं है कि राइट आई का पूरा इमेज लेफ्ट ब्रेन को जाता है और लेफ्ट आई का पूरा इमेज राइट ब्रेन को जाता है, बल्कि एक आई के दो इमेजेस बनकर इक्वली ब्रेन के दोनों भागों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दोनों ब्रेन के पार्ट्स में, और फिर हमारा दिमाग उन दोनों इमेजेस को जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है। यही डिस्कवरी माइकल एस गैज़निगा ने स्क्रीन पर दिख रहे इमेज की मदद से अपने 2017 के इस पेपर में एक्सप्लेन किया। बट स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स के केस में तो ये इमेज कंबाइन करने का हाईवे ही कट ऑफ है, राइट? उनके लेफ्ट ब्रेन के पास एक इमेज है और उनके राइट ब्रेन के पास दूसरी इमेज, बट दोनों कंबाइन ही नहीं हो सकते। तो फिर यहां पर जो ने ऐसा क्यों बोला कि उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, जबकि वही सेम चीज उसे जब लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करने के लिए बोला गया तो उसने एक पैन ड्रॉ कर दिया। और ये दूसरा केस भी ले लो, यहां पर एक पेशेंट को सामने रखा गया और एक एक्सपेरिमेंटर ने उसे अपने दोनों हाथों पर अलग अलग फिंगर्स दिखाए। इसे देखकर पेशेंट ने भी अपने लेफ्ट और राइट हैंड्स पर एग्जैक्टली वही फिंगर्स दिखाए, यानी कि क्लियरली उनके दोनों ब्रेन्स तक इंफॉर्मेशन तो पहुंच रही है और दोनों हाथ उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट भी कर पा रहे हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट से हमें एग्जैक्टली क्या पता चलता है? वेल, मतलब साफ है, जब भी किसी तरह बोलकर स्पीच से यानी कि वर्बली जवाब देना होता है तो राइट ब्रेन जिसे लेफ्ट साइड का व्यू दिखता है खामोश हो जाता है। इसका मतलब राइट ब्रेन खुद चीजों को ऑब्जर्व जरूर कर रहा है मगर उस चीज की गवाही नहीं दे सकता, उसे देखी गई चीज को वर्ड्स में बयां करने नहीं आता, यानी कि राइट ब्रेन गूंगा है। यह डिस्कवरी एक बड़ा माइलस्टोन था ब्रेन रिसर्च में, क्योंकि इसने यह प्रूव किया कि स्पीच सेंटर्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे लेफ्ट ब्रेन में ही है, यानी कि हमारा पूरा ब्रेन इक्वल नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ह्यूमन ब्रेन ने जनरलाइजेशन की जगह स्पेशलाइजेशन को चुना और इसीलिए हमारे दिमाग में स्पेशलाइज्ड रीजन्स मौजूद है, स्पेशल न्यूरॉन्स है जो कि इवॉल्व हुए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ह्यूमन ब्रेन की इसी कैपेबिलिटी को साइंटिस्ट ने ब्रेन लैटरलाइजेशन नाम दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना, ब्रेन में स्पेसिफिकली लेफ्ट हेमिस्फीयर का एक स्पेशल एरिया है कॉल्ड ब्रोकाज एरिया। ये एरिया हमारा स्पीच सेंटर है, यानी हमें बात करने में हेल्प करता है। और वहीं पर एक दूसरा भी एक एरिया है कॉल्ड वर्निकीज एरिया जो कि हमें समझने में मदद करता है। सो वर्ड रिकॉग्निशन, चाहे फिर वो वर्बल हो या फिर रिटन वोकैबुलरी, यानी वर्ड्स को समझने का काम किसी भी तरह का वर्निकीज एरिया ही करता है। अब इस केस पर जरा नजर डालना। 2, 3, 4, 5, 7 Boyne to Gabriel. Just look at these patients. इन्हें सिंपली 1 to 10 काउंट करने में भी दिक्कत आ रही है। सही टाइम और सही सीक्वेंस में इन्हें वर्ड्स नहीं मिल रहे। ये एक्सपेरिमेंट 2010 में आइसलैंड के लैंडस्पिटाली यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में किया गया था, जहां पर 45 पेशेंट्स जिन्हें ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्ट्रोक आया था उन्हें लिया गया था। पता चला उन 45 पेशेंट्स में से 39 का लेफ्ट पेराइटल लोब डैमेज हो चुका था, जिस वजह से उन्हें किसी और द्वारा बोले गए स्पीच और डायलॉग को फिर से रिपीट करने में दिक्कत आ रही थी, रिप्लाई देने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। इस ब्रेन कंडीशन को कॉमनली एफेशिया कहते हैं। इसी रिसर्च में फिर और खोदने पर यह पता चला कि स्पेसिफिकली इन 39 पेशेंट्स के पेराइटल लोब में एक स्पेशल एरिया है जिसे लेफ्ट आर्क्यूएट फैसिकुलस कहते हैं, वो सिवियरली डैमेज हो गया था। और क्योंकि ये लेफ्ट आर्क्यूएट फैसिकुलस एक स्पेशल न्यूरॉन्स का गुच्छा है जो ब्रोकास और वर्निकीज एरिया को कनेक्ट करता है, और इसीलिए जब भी ऐसे पेशेंट्स किसी भी तरह की स्पीच को सुनते हैं तो उनका वर्निकीज एरिया उन वर्ड्स को समझ तो जाता है, बट क्योंकि बात करना या खुद रिपीट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन ब्रोकास एरिया तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती, इसीलिए वो सेम चीज का रिप्लाई देने में या वर्ड्स को एक मीनिंगफुल वे में फ्रेम नहीं कर पाते। बिकॉज अगेन ब्रोकास एरिया सिर्फ स्पीच यानी कि हमारी जुबान से शब्दों को निकालने में स्पेशलाइज्ड है, उन वर्ड्स का सेंस बनाना वर्निकीज एरिया का काम है। दिस अगेन प्रूव्स
कि हमारे ब्रेन में छोटे छोटे हिस्से हैं, कंपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज्ड हैं। ऐसे ही लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर्स के अपने खुद के कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेफ्ट ब्रेन वर्बल है, ज्यादा रैशनल है, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे फंक्शंस आपके लेफ्ट ब्रेन में प्रोसेस होते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कल राइट ब्रेन ज्यादा इमोशनल है, आर्टिस्टिक है, इमेजिनेशन ड्रिवन है और फीलिंग्स और इमोशंस को भर देता है। इवन विजुअल और स्पेशियल स्किल्स राइट साइड में ही है। फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी भी राइट ब्रेन ही क्रिएट करता है, वरना लेफ्ट ब्रेन तो चेहरा भी याद नहीं रख पाता और ना ही शेप्स और ज्योमेट्री को पहचान पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस वीडियो को देखना। स्प्लिट ब्रेन सर्जरी के बाद अगर पेशेंट्स को दोनों हाथों से एक एक करके एक क्यूब ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, सर्जरी के बाद उनके राइट हैंड यानी कि उनके लेफ्ट ब्रेन को पता ही नहीं होता कि क्यूब दिखता कैसे और कैसे उसका एक 3D परसेप्शन बनना चाहिए। इवन इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड से वो पेशेंट्स आसानी से क्यूब के ब्लॉक्स को असेंबल कर लेते हैं। अगर वही सेम काम राइट हैंड को दिया जाता है जो अगेन लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो वो पजल को सॉल्व ही नहीं कर पाते। जबकि ऑपरेशन से पहले ये पेशेंट अपने दोनों हाथों से एक क्यूब को बना पाता था और क्योंकि ये राइट हैंडेड था तो उसने परफेक्ट ड्राइंग तो अपने राइट हैंड से ही बनाई थी। अब ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि ऑपरेशन से पहले उसका राइट ब्रेन कॉर्पस कैलोसम के थ्रू अपनी विजुअल एबिलिटीज को लेफ्ट ब्रेन के साथ शेयर कर पा रहा था। अब ऐसे ही हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो ऑलमोस्ट लेफ्ट ब्रेन ही कैरी करता है और इसीलिए सर्जरी के बाद भी जब ब्रेन दो हिस्सों में बंट जाता है फिर भी पेशेंट्स का आईक्यू ड्रॉप नहीं होता। ये पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मली ही आईक्यू के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा सकते हैं और क्योंकि ये नॉर्मली बात भी कर पाते हैं इसीलिए कोई भी इन पर शक नहीं करता कि इन्हें कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी है। ये नॉर्मली ही दिखाई देते हैं और महसूस होते हैं जब तक आप इनसे कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स ना कराओ, जैसे ये एक्सपेरिमेंट जहां देखो क्या होता है अगर एक स्प्लिट ब्रेन पेशेंट को दोनों हाथ से एक साथ क्यूब पजल को सॉल्व करने दे दिया जाए। इनके दोनों हाथ आपस में ही लड़ने लगते हैं। यह कॉमन ट्रेंड था स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स में। अक्सर जब भी एक चॉइस होती है जैसे कि कौन सी टी शर्ट पहनना है या कौन सा चॉकलेट खाना है, तो लेफ्ट हैंड स्पेसिफिकली झगड़ने लगता है और लिटरली दूसरे हाथ में से चीजों को फेंक देता है। सो अब आता है मेन क्वेश्चन कि यह बिहेवियर आखिर क्यों, और हम इन एक्सपेरिमेंट से कॉन्शियसनेस के बारे में क्या सीख सकते हैं। कॉन्शियसनेस के बारे में हमने हमेशा सुना है फिलोसोफर्स के मुंह से, धार्मिक गुरुओं के मुंह से कि एक ही होता है। तो क्योंकि अब कॉन्शियसनेस एक नहीं बल्कि दो हो चुका है, तो क्या जो डोमिनेंट पार्ट है वो कंट्रोल करता है हमें और हमारे डिसीजंस को? ऑल्सो क्या कॉन्शियसनेस जिसे हम एक ही समझते आ रहे हैं, क्या वो वाकई में एक भी है या फिर क्या वो दो तो नहीं या फिर दो से ज्यादा? और क्या कॉन्शियसनेस लोकलाइज्ड है, यानी कि हम उसे एमआरआई और ब्रेन स्कैन्स जैसी टेक्नोलॉजीज के जरिए पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो ब्रेन के एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर पार्ट में बसा हुआ है? वेल, इसका जवाब जानने के लिए ना हमें यह जानना होगा कि कहीं ये जो दिमाग के स्पेशलाइज्ड हिस्से हैं, कहीं यही तो नहीं हमारे डेली लाइफ के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई भी जानवर के दिमाग को ले लो, किसी भी जानवर का दिमाग इंसानी दिमाग के लेवल तक स्पेशलाइज्ड हिस्से डेवलप नहीं कर पाए। इनफैक्ट मोस्ट जानवरों में तो आप बीच का कॉर्पस कैलोसम काट भी दो ना, फिर भी इतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे इस चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि स्प्लिट ब्रेन चूहे तक स्प्लिट ब्रेन इंसानों से ज्यादा बेहतर विजुअल पजल और पैटर्न्स को प्रोसेस कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज उनका ब्रेन स्पेशलाइजेशन या लैटरलाइजेशन इंसानों जितना नहीं है। तो इंसानी दिमाग इतना अलग आखिर क्यों है? क्या हमारे दिमाग का ये एक्सट्रीम कंपार्टमेंटलाइजेशन हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जानवरों के कॉन्शियस एक्सपीरियंस से अलग बनाता है? और पता है एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट, हमारा राइट ब्रेन जो याद है इमोशंस और इमेजिनेशन को प्रोसेस करता है, हमें ऐसे प्रूफ्स मिले हैं कि राइट ब्रेन 30 से 40 मिलियन सालों में भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। यानी कि हमारे प्राचीन पूर्वजों के ब्रेन स्ट्रक्चर्स से यह भाग बहुत ही ज्यादा मैच खाता है, जबकि लेफ्ट ब्रेन पूरी तरीके से बदल गया है। सो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमारा पुराना दिमाग जो पहले दूसरे जानवरों की तरह काफी सिमेट्रिकल था, अचानक से एसिमेट्री की तरफ बढ़ने लगा? वेल, इन सभी सवालों के जवाबों के लिए ना हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज को समझना होगा, हमारे दिमाग की हिस्ट्री को।
कि इसमें ये स्पेशलाइज्ड हिस्से डेवलप ही कैसे और क्यों हुए इन द फर्स्ट प्लेस। देखो, हम इंसान शुरुआत से ही मांसाहारी जानवरों की तरह ताकतवर या शाकाहारी जानवरों की तरह तेज तरार नहीं हुआ करते थे। ना हमारे पास तेज नुकीले नाखून और दांत थे और ना ही हम साइज में बहुत ही बड़े और विशाल थे, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत ही यूनिक एडवांटेजेस थे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम 2 पांव पर चलते थे तो हमारे 2 हाथ हथियार बनाने के लिए बिल्कुल फ्री हो गए थे। हम एबनॉर्मली लार्ज ग्रुप्स में रहा करते थे, एंड बाय एबनॉर्मली लार्ज आई मीन 50 से 150 के ग्रुप्स में, जिस तरह कोई भी और जानवर नहीं रहता था। और इन ग्रुप्स में कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स होते थे और इसीलिए हमने कम्युनिकेशन करना भी सीख लिया था। और हमारा डाइट भी मीट खाने और कुकिंग के वजह से हाई इन प्रोटीन्स और कैलोरीज हो गया था, जिन सारे फैक्टर्स ने वो परफेक्ट हालत क्रिएट किए हमारे दिमाग पर एक्सट्रीम प्रेशर डालने के लिए कि वो विकसित हो और हमारा ओनली सर्वाइवल एडवांटेज बने। बट हमारा दिमाग तो साइज में एक लिमिट तक, एक लेवल तक ही ग्रो हो सकता था। बता सकते हो ऐसा क्यों? वेल, हमारे खुद के बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से। क्योंकि आज से करीब 4 मिलियन वर्षों पहले जब हमने 2 पैरों पर चलना शुरू किया था, तो 2 पैरों पे इफेक्टिवली चलने के लिए हमारे पेल्विस यानी कि ग्लूट्स वाले रीजन का छोटा होना जरूरी था, सिमेट्री और बैलेंस को बनाए रखने के लिए। इसका मतलब फीमेल्स में भी बर्थ कैनाल छोटा ही रह सकता था। बट हमारा ब्रेन तो तब भी इवॉल्व हो रहा था और साइज में बढ़ रहा था, और इसी वजह से ब्रेन साइज पर लगाम लग गया। एवोल्यूशन ने एबनॉर्मली लार्ज ब्रेन साइज को सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि बड़ा सर बर्थ कैनाल की छोटी सी ओपनिंग से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं था। इसी प्रॉब्लम को बायोलॉजी में ऑब्स्ट्रेटिकल डायलेमा कहते हैं। एंड गाइस, बाय द वे, यही रीजन भी है कि बाकी के जानवरों और प्राइमेट्स के मुकाबले लड़कियों की बॉडीज को आज भी हमारे दिमाग का एवोल्यूशनरी लोड झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए फीमेल्स जब भी बर्थ देती है तो वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, अनलाइक एनी अदर एनिमल्स, क्योंकि किसी एनिमल का सर इंसानों जितना बड़ा नहीं है। इन्हीं 2 ऑपोजिटली एक्टिंग एवोल्यूशनरी प्रेशर्स की वजह से कि एक तरफ दिमाग को तो ग्रो होना ही था, मगर दूसरी तरफ साइज भी नहीं बढ़ सकता था, इसीलिए दिमाग ने कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क डेवलप करना शुरू कर दिया और स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ना शुरू हो गया। लेफ्ट ब्रेन अपना डेटा धीरे धीरे करके राइट ब्रेन में ट्रांसफर करने लग गया, जैसे हम करते हैं जब हमारे फोन में स्टोरेज फुल हो जाता है। और अगर सेम फाइल्स की 2 कॉपीज है जो कि पहले हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों में थी, तो उन एक स्पेस वेस्ट करने वाली एक्स्ट्रा कॉपीज को डिलीट करके ब्रेन ने नई स्किल्स और नई एबिलिटीज वाले एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट्स और न्यूरॉन नेटवर्क बनाए। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? बट क्या आपको यह सवाल नहीं आ रहा कि लेफ्ट ब्रेन ही क्यों, राइट ब्रेन क्यों नहीं? क्या एवोल्यूशन में रैंडमली ये डिसाइड हो गया कि लेफ्ट ब्रेन में ही वो सारी सोफिस्टिकेटेड थिंकिंग एबिलिटीज जैसे लॉजिक, रैशनैलिटी डेवलप होगी जो हमें जानवरों से अलग बनाती है? वेल, एवोल्यूशन इज नेवर रैंडम बट ऑलवेज फोर्स्ड। एक्चुअली में ना, और आपको ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगेगा, बट हमारे लेफ्ट लॉजिकल ब्रेन के डेवलपमेंट में हमारे राइट हैंड का एक बहुत ही बड़ा रोल है। सो काइंड ऑफ आपकी लॉजिक आपकी राइट हैंड की देन है। बताता हूं कैसे। देखो, हमारे पूर्वज मिलियंस ऑफ इयर्स तक 50-150 लोगों के कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स में रहा करते थे, और इन ग्रुप्स को अगर जंगलों में सर्वाइव करना है और सभी के पेट भरने हैं तो इन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, राइट? जिसके लिए आपस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है, राइट? बट रोमांचक चीज ये है कि इंसानी कम्युनिकेशन की शुरुआत शब्दों या लैंग्वेज से नहीं हुई थी, बल्कि हमारे हाथों से हुई थी, साइन लैंग्वेजेस, बॉडी लैंग्वेज से। और इसीलिए इवन आज तक हमारा 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है, यानी बोले गए शब्द मतलब लैंग्वेज सिर्फ 7% इंफॉर्मेशन ही कम्युनिकेट करता है, जबकि हमारा बॉडी लैंग्वेज 55% इंफॉर्मेशन और टोन ऑफ वॉइस 38% इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन की गंभीरता को कम्युनिकेट करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसकी शुरुआत 4 मिलियन सालों पहले से ही हो गई थी, जब हम इंसान बाइपीडल यानी कि 2 पैरों पर सीधे चलने लगे थे। इसका मतलब हमारे 2 हाथ पूरी तरीके से फ्री हो गए थे बाकी टास्क करने के लिए। तो अब इन दोनों हाथों में से एक हाथ का इस्तेमाल कुल्हाड़ी चलाने, खीलों पर हथौड़ा मारना, ड्राइंग्स या फिर राइटिंग करना, ढक्कन खोलना, लगाना, ऐसे ही बारीक कामों में ज्यादा यूज होने लगा। यह हाथ हिस्टोरिकली हमारा राइट हैंड था, जिसने धीरे धीरे करके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दिया। इस वजह से आप देखोगे इवन आज की तारीख में दुनिया में 90% लोग राइट हैंडेड है।
अब इस चीज पर कई रिसर्चेस हो चुके हैं कि जब किसी फेंके गए ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल को ब्लॉक करना हो तो वो टास्क दोनों हैंड्स लेफ्ट और राइट इक्वल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, बट जब उस बॉल को किसी टारगेट पर फेंकना हो तो तब लोगों का डोमिनेंट हैंड यानी कि राइट हैंड की एक्यूरेसी लेफ्ट हैंड से कई ज्यादा गुना होती है। और इसी रिसर्च से एक फंडामेंटल थियरी डेवलप हुई कि इतिहास में जब इंसान टूल एप्लीकेशन जैसे हथौड़ा मारना, स्क्रू टाइट करना या लिड ओपन करना सीख रहा था, तो इसमें क्योंकि हमारा राइट हैंड एक्टिव रहता और लेफ्ट हैंड सपोर्टिंग रहता, इसीलिए इससे हमारा राइट ब्रेन जो कनेक्टेड है लेफ्ट हैंड से, उसका काम बन गया कॉन्टेक्स्ट को समझकर, एक बिगर पिक्चर देखकर लेफ्ट हैंड को वहीं पर होल्ड करके रखना, राइट हैंड को सपोर्ट करने के लिए। और वहीं पर दूसरी तरफ क्योंकि राइट हैंड का काम था फाइन ट्यून मूवमेंट्स के साथ एकदम एक्यूरेसी यानी कि सटीकता से टास्क को परफॉर्म करना, इसीलिए लेफ्ट ब्रेन के लिए लॉजिकली, एनालिटिकली और स्ट्रेटेजिकली सोचना और लॉजिकल स्टेप्स लेकर काम को अंजाम देना यह जरूरी बन गया। और यहीं से लेफ्ट ब्रेन ट्रेन होने लगा फाइन ट्यूनिंग और डिटेलिंग में, और राइट ब्रेन ट्यून होने लग गया बिगर पिक्चर, बिगर कॉन्टेक्स्ट, इमेजिनेशन जैसे थिंकिंग में। आज हमारे पास ऐसे कई सबूत है कि ये एसिमेट्री एग्जैक्टली तभी ही एक्सेलरेट हुई जब इंसानों ने कॉम्प्लेक्स फिजिकल टास्क परफॉर्म करना शुरू किया, जिसकी टूल्स को बनाना एंड उन्हें इस्तेमाल करना। आई रिपीट अगेन, कॉम्प्लेक्स फिजिकल टास्क। ध्यान रहे, मैंने मेंटल टास्क नहीं बोला, क्योंकि इसमें एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग इनसाइट ये है जो ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों बाकी के जानवर हमारी तरह कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस या और वर्ड्स को डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि उनके बॉडी के किसी भी पार्ट को ऐसे फाइन मोटर स्किल्स का रिपीटेड एक्सपोजर नहीं मिला जैसे इंसानों को मिला, और इसीलिए शायद उनका ब्रेन इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए इवॉल्व ही नहीं हो पाया। इसका मतलब फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इंटेलिजेंस ये सुपीरियर क्वालिटी नहीं है, बल्कि रिफाइंड मोटर स्किल्स और फिजिकल मूवमेंट में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और इवन मल्टीपल फीडबैक मैकेनिक्स होते हैं। और अगर आप हमारे दिमाग की न्यूरोबायोलॉजी को भी देखोगे तो यहीं पर आपको छुपा सीक्रेट चीख चीख कर चिल्ला रहा है ये दिखेगा। हमारा ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है, उसमें से ये है सबसे एडवांस ब्रेन का हिस्सा सेरेब्रम, जो कि पूरे ब्रेन वॉल्यूम का 80% हिस्सा है, और यहीं पर सारे सेंसरी इनपुट्स प्रोसेस होते हैं। बट यू नो व्हाट, इसमें दिमाग के सिर्फ 10% न्यूरॉन्स ही एक्टिव है। वहीं पर दूसरी ओर है सेरिबेलम, जो कि बॉडी में एडवांस मोटर कंट्रोल संभालता है, और पूरे ब्रेन का बस सिर्फ 10% हिस्सा है, बट फिर भी उसमें 55 to 70 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि पूरे ब्रेन के 60% से भी ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद है। यानी कि मोटर स्किल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इतना ज्यादा लोड लेते हैं हमारी बॉडी में कि हमारे दिमाग का लिटरली 70% काम बस फिजिकल मूवमेंट ही है। और इसीलिए आज एक चैट जीपीटी जैसा इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क बनाना फिर भी एक इजी काम है, बट वहीं पर इंसानों की तरह कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिव रोबोट्स बना पाना एक्सट्रीमली हार्ड है। आप उन बिलियंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मोटर न्यूरल सर्किट्स को सिर्फ एक ही बॉडी में कैसे फिट कर पाओगे कॉम्प्लिकेटेड फीडबैक लूप्स के साथ? और इसीलिए आज भी हम रोबोट्स में कॉन्शियसनेस ला पाने से बहुत दूर है। सो इससे हमें क्या सीखने मिला? वेल, कि सबसे पहले इंसानों ने हाथों का इस्तेमाल करना सीखा, और हाथों के इस्तेमाल ने ही लैंग्वेज को सबसे पहले जन्म दिया, शब्दों के रूप में नहीं बल्कि हैंड जेस्चर्स और फिजिकल साइंस के रूप में, जो फंक्शंस लेफ्ट ब्रेन में डेवलप हुए। सो लैंग्वेज बस एक बाय प्रोडक्ट है हमारे फिजिकल मूवमेंट का, और बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और इंटरेस्टिंगली यही चीज हमें हमसे लेस इवॉल्व जानवरों में आज भी देखने को मिलता है, जिनका दिमाग हमारे लेफ्ट ब्रेन की तरह इतना इवॉल्व नहीं हो पाया कि वर्ड्स बोलना सीख सके, बट वो कुछ बेसिक बॉडी लैंग्वेज से रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि इस क्लिप में देखो, ये आदमी कई दिनों से भेड़ियों के बीच उनकी ही बॉडी लैंग्वेज और ग्रुप बिहेवियर को इमिटेट करके रह रहा है। और अब ये भेड़िए उसे अपने ही झुंड के एक मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे क्लिप्स से जहां पर चिंपैंजीज, मंकीज, कैट्स, डॉग्स, पैरट्स एटसेट्रा, ये सभी फिजिकली हम ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं, एंड इवन प्रिमिटिव बॉडी लैंग्वेजेस से हैप्पी, सैड और यहां तक कि जेलसी जैसे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। सो अब दिमाग के बारे में ये सारी बातें समझने के बाद हमें कॉन्शियसनेस के बारे में क्या समझ में आया?
इन स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स ने साइंटिस्ट को ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में आखिर क्या बताया? वेल, कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवी देख रहे हो और उसमें कोई इमोशनल सीन आता है। अब एक ही मूवी, एक ही स्क्रीन, सेम कलर्स, सेम साउंड क्वालिटी, सारे सेंसरी इनपुट सेम होने के बाद भी अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन और रिएक्शन होता है। अगर किसी का लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है और सारे इनपुट्स और सेंसरी इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड से प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसे लगेगा कि कितना अनरियलिस्टिक सीन है। रियल लाइफ में थोड़ी ना ऐसा होता है, यार मुझे तो पिक्चर देख के बोर हो रहा है। और वही सेम इमोशनल सीन अगर कोई दूसरा दोस्त अपने राइट ब्रेन में डोमिनेंटली प्रोसेस करेगा, तो उसका ब्रेन अब अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे और वो कहेगा कितनी टचिंग फिल्म है। ये प्रूफ करता है कि कॉन्शियसनेस एक सब्जेक्टिव और एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को साइंटिस्ट ने क्वालिया कहा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी सनसेट को देखते हो तो उसमें रेड और ऑरेंज ह्यूज को देखकर आपका दिमाग आपको एक ऐसा पर्सनलाइज्ड कॉन्शियस एक्सपीरियंस देता है जो किसी और से एग्जैक्टली शेयर करना या उन्हें भी वैसा ही महसूस करा पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस यूनिकली सिर्फ आपका ही है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी हम सभी कॉन्शियस जीवों में कॉमन है, वो है अवेयरनेस। वो अवेयरनेस कि मैं एक कॉन्शियस जीव हूं, मैं अभी एक सनसेट को देख रहा हूं और मैं उसे देखकर ऐसा फील कर रहा हूं। इवन स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स में ये रिपोर्ट किया गया कि सर्जरी के बाद भी इवन दो उनके दिमाग के 2 भाग हो गए थे, बट वो एक सिंगल कॉन्शियसनेस ही एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि पहले किया करते थे, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये कॉन्शियसनेस किसी एक मैजिकल स्टेट की तरह पूरे ब्रेन में इक्वली स्प्रेड आउट नहीं है, बल्कि जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन आ रही है वो फिर किस ब्रेन के रीजन्स में और कैसे प्रोसेस होती है, वो एक क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस या क्वालिया ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। और इसीलिए इन स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स और उनकी फाइंडिंग्स ने सिंगल माइंड, होलिस्टिक कॉन्शियसनेस और ऐसे कई सारे स्पिरिचुअल थियरीज को गलत साबित कर दिया, क्योंकि जब आधा ब्रेन भी वही सेम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को बना सकता है जितना पूरा ब्रेन बना सकता है, तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में लोकलाइज नहीं है, और ना ही उसे इमर्ज होने के लिए ब्रेन के हर एक हिस्सों की हमेशा जरूरत होती है, बट रादर इनपुट इंफॉर्मेशन ब्रेन के किन किन स्पेशलाइज्ड हिस्सों से गुजरती है और वो उन्हें कैसे प्रोसेस करते हैं, उस चीज से एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस जन्म लेता है। लेट मी क्लियर दिस वंस अगेन, हमारे ब्रेन में कोई एक हिस्सा नहीं है जहां पर कॉन्शियसनेस छुपा हुआ है, बट एक्चुअली में हमारे दिमाग में एक से ज्यादा कॉन्शियस हिस्से हैं जिन सब का अपना खुद का कॉन्शियसनेस है। और जैसे जैसे हमारे सेंसेस से यानी कि हमारी इंद्रियों से आती इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के इन अलग अलग हिस्सों से पास होती है, वैसे वैसे हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस इमर्ज होता है। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझाऊं तो हमारा दिमाग एक फ्लेवर मशीन की तरह है। अब इमेजिन करो, इस फ्लेवर मशीन के अंदर 10 ट्यूब्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू जब पानी पास होता है तो पानी में वो फ्लेवर ऐड हो जाता है। ये फ्लेवर्ड वाटर ही हमारा कॉन्शियसनेस है, और वो पाइप्स दिमाग के अलग अलग कॉन्शियस हिस्से। कभी इस पानी में 3 फ्लेवर्स मिक्स हो जाते हैं तो कभी 10 फ्लेवर्स, और जो आउटपुट यानी जो टेस्ट बाहर निकल कर आता है वो ही हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। सो अब आता है अगला सवाल, अगर आप यहां तक बने हुए हो तो, कि ये दिमाग के अलग अलग पार्ट्स आखिर है क्या जिनमें अपना खुद का कॉन्शियसनेस है और वो हमारे एक्सपीरियंस में अपना फ्लेवर को ऐड कर रहे हैं। वेल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस हिस्से से जो हमारे कॉन्शियसनेस को लिटरली किक स्टार्ट करता है। इसके बिना उस कॉन्शियस एक्सपीरियंस की कभी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। ये दिमाग का पार्ट है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ये हमारे ब्रेन स्टेम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। हमारे सबसे प्राचीन दिमाग रेप्टिलियन ब्रेन का ही एक पार्ट है, और इसका काम है ब्रेन को और स्पेसिफिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एराउज करना, उसे अटेंटिव बनाना कि अब इंफॉर्मेशन आने वाली है तो तैयार हो जाओ काम करने के लिए, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए। ये एकदम प्राइमरी फॉर्म ऑफ इंपल्स है जो कि अवेयरनेस और अलर्टनेस को क्रिएट करता है, और इसीलिए कॉन्शियसनेस का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी यहीं से किक स्टार्ट होता है, जो कि किसी भी सेल का सबसे फंडामेंटल ब्लॉक है कॉन्शियसनेस का, क्योंकि रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सबसे बेसिक प्रूफ है कि वो जीव कॉन्शियस है यानी कि सचेत है। अब नेक्स्ट रैस के बाद सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है थैलेमस में।
जिसे ब्रेन का रिले स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेंसरी इनपुट्स ब्रेन स्टेम से होकर थैलेमस के थ्रू आगे के कॉर्टेक्स रीजन्स में जाते हैं। थैलेमस बस रिले स्टेशन ही नहीं बल्कि एक फिल्टर भी है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, और इसीलिए ये टास्क को प्रायोरिटाइज करने का काम करता है, अननेसेसरी सिग्नल्स को ब्लॉक करके, ताकि ब्रेन ओवरलोड ना हो जाए। थैलेमस का एक हिस्सा है इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई, ये भी ब्रेन के अवेयरनेस और मोटिवेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन पास होती है एक मेजर हिस्से से जो हमारे रेप्टिलियन ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल ब्रेन को कनेक्ट करता है, वो है इंसुलर कॉर्टेक्स। यही हिस्सा जो भी सेंसरी इनपुट्स आ रहे उनसे रेलेवेंट पर्सनल इमोशंस और मेमोरीज को ब्लेंड करके एक सब्जेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। रिसर्चर्स के अनुसार, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, वो जो फीलिंग है ना जो हम सभी के अंदर है, मैं और अवेयरनेस वाली फीलिंग, वो इंसुला के एक पार्ट एंटीरियर इंसुला से ही आती है, और प्राइमरी इंपल्स कंट्रोल में भी इंसुला का ही एक बहुत बड़ा हाथ है। एक इंपॉर्टेंट ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि हम इंसानों के सबसे प्राइमरी सेंस विजन से आती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, जिसमें V1, V2, V3, V4 जैसे अलग अलग विजुअल कॉर्टेक्स समाये हुए हैं, और इनका काम सिर्फ इमेजेस को रीड करना ही नहीं बल्कि कलर्स को प्रोसेस करना और मोशन को डिटेक्ट करना, शेप्स एंड फॉर्म्स का परसेप्शन क्रिएट करना भी है। विजुअल कॉर्टाइसेस हमारे ऑलमोस्ट हर एक ब्रेन रीजन से कनेक्टेड होते हैं, एंड ये विजुअली प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के मोटर रीजन्स, इमोशनल सेंटर्स जैसे इंसुला और इवन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी जाती है, जहां वो फर्दर प्रोसेस होते हैं। ऐसे ही अन्य ब्रेन रीजन्स हैं जैसे हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हॉट जोन, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, पैराइटल कॉर्टेक्स, ये सभी अपने अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और एनहांस करते हैं और उसमें अपना कॉन्शियसनेस का फ्लेवर ऐड करते हैं, और जो एंड आउटपुट निकलता है वो ही हमारे पर्सनल कॉन्शियसनेस को उसका फ्लेवर और यूनिकनेस देता है। बस यही है कॉन्शियसनेस न्यूरोसाइंस के हिसाब से, कोई छुपी जादुई मिस्टिकल या स्पिरिचुअल चीज नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही यूनिक और स्पेशल चीज। हमारा दिमाग ही फिजिकल दुनिया से मेटाफिजिकल दुनिया का वो दरवाजा है जिसके पार यूनिवर्स के टाइनी एटम्स थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉजिक मीनिंग में, और हमारा एग्जिस्टेंस वंडर में। हमारे दिमाग के इसी कॉन्शियसनेस के जरिए ये मटीरियल मीनिंगलेस यूनिवर्स जिंदा हो उठता है, डीप मीनिंग और पर्पस के साथ। वो कहावत है ना, यूनिवर्स इज एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू आवर आईज। हमारी ही आंखों से ये सितारे अपनी चमक निहार रहे हैं, और हमारे ही मन से ये ब्रह्मांड अपने वजूद को खोज रहे हैं। हमारी हर एक धड़कन में ये यूनिवर्स हमें याद दिला रहा है कि हम उसके सबसे काबिल क्रिएशन है, और इसीलिए being human is just so special. So make the most out of it. Gaurav Thakur signing off. Jai Hind.